गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, तो मैनेजमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इन्वेंट्री कंट्रोल। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल इन नर्सिंग। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि अगर हम उस टॉपिक को अपनी फॉर्मल लैंग्वेज मीन्स नॉर्मली समझते पूरे टॉपिक को कि ये है क्या, तब उसे समझना आसान हो जाता है। तो अगर हम बात करें इन्वेंट्री कंट्रोल की, तो इन्वेंट्री कंट्रोल एक मैनेजमेंट है जहाँ पे मैनेजमेंट किस चीज़ का कर रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मटेरियल मैनेजमेंट होता है, जो मटेरियल होते हैं, जिन सामानों की हमें ज़रूरत होती है, जिसके बेसिस पे हम उस ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं, इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। तो उन जो मटेरियल है उसको परचेज करना, उसको स्टोर करना, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना ही हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी हॉस्पिटल के इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करें, तो जो इक्विपमेंट्स नीडेड होते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए, उनको उनकी परचेजिंग, उसको स्टोर करना, उसको यूटिलाइज करना, उसको इस तरीके से स्टोर करना कि टाइम पे वो यूज हो सके। 1 ईयर में कितना ज़रूरत है, कितना स्टॉक हमारे पास रहना चाहिए, कितना ख़त्म होता है, इन चीज़ों के एनालिसिस जो होती है उसी को हम इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। सो लेट्स वी आर मूविंग ऑन द we will see what is introduction, types, classification, advantage, disadvantage. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन्वेंट्री वर्ड का क्या मतलब है। द टर्म इन्वेंट्री मीन्स द वैल्यू और अमाउंट ऑफ मटेरियल और रिसोर्सेज ऑन हैंड। इसमें इन्वेंट्री मतलब जो वर्ड है इन्वेंट्री, उसका मतलब ये है कि वैल्यू या फिर अमाउंट, जो मटेरियल है, रिसोर्स हमारे हाथ में है, उसे हम यहाँ पे इन्वेंट्री कर रहे हैं। इट इंक्लूड रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो यहाँ पे यही मतलब है कि जो इन्वेंट्री है उसका ये मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मटेरियल जो हम यूटिलाइज करते हैं, जिन मटेरियल्स की हमें या जिन रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत होती है, उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। इसमें रॉ मटेरियल मतलब कुछ सामान हो, जिन सामानों से मेन रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चे सामान, मतलब कच्चा मटेरियल, जैसे कि किसी भी सामान को मतलब बनाने के लिए जो मटेरियल की ज़रूरत हो सकती है वो हो सकता है, किसी काम को प्रोग्रेस करते टाइम जो मटेरियल हो सकते हैं, कितना हमारा जो गुड्स ख़त्म हुआ है, कितना हमारे पास स्टोरेज है, कितना हमें ज़रूरत है, यही होता है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कंट्रोल इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच इन्वेंट्री इज मेजर्ड एंड रेगुलेटेड। मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हम वहाँ पे देखते हैं किसी भी चीज़ में अगर हम कंट्रोल से मतलब नहीं, तो उसका मतलब होता है कि जैसे कहते हैं ना हमारा फुल कंट्रोल है, इसका मतलब हम उसको रेगुलेट कर रहे हैं, हमें पता है कि वो कितना है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास है, उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब है कि इन्वेंट्री को मेजर किया गया है और उसको रेगुलेट किया गया है। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से हमने डिटरमाइन कर रखा है जो नॉर्म्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल में जो मतलब ये जो प्रोसेस है इन्वेंट्री कंट्रोल का, ये रेगुलेट करते हैं हम, प्री डिटरमाइंड होता है, मतलब पहले से हम डिटरमाइन करके रखते हैं कि मतलब एक प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए कि इतने टाइम में हमें इतने सामान की ज़रूरत होगी, इतना सामान लगेगा, इतना हमें ख़रीदना है, इतना हमें यूटिलाइज करना है, और उसको मतलब कितना खर्च हुआ, कितना बचा, इन सब चीज़ों की एनालिसिस हम उसमें करते हैं। और कितना प्राइस लगता है, और स्टॉक जो रखा है वो सेफली रखा है या नहीं है, किस लेवल पे है, मतलब कितना स्टॉक हमारे पास है, यही सब होता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल pertains primarily to the administration of established policies, system and procedure in order to reduce the inventory control। तो जो इन्वेंट्री कंट्रोल होता है वो मेनली जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो जो पॉलिसीज़ और सिस्टम बनाता है, जो प्रोसीजर देता है, उसी के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और उसमें ये भी रहता है कि हमें देखना रहता है कि जो इन्वेंट्री कॉस्ट है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से ही हमें इन्वेंट्री कॉस्ट वगैरह की डिमांड करनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको मतलब जो हमारा मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल ये भी पर्टेन करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के ने जो पॉलिसीज़ और नॉर्म्स बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम अब देखने जा रहे हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव्स मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री कंट्रोल क्यों किया जाता है, यहाँ पे इसका मतलब है। तो पहला पॉइंट है टू मीट द
टू मीट द अनफोर्सीन फ्यूचर डिमांड ड्यू टू वेरिएशन इन फोरकास्ट फिगर्स एंड एक्चुअल फिगर्स। तो इसका ये मतलब है कि हम पहले से क्यों कर रहे हैं, ताकि हम फ्यूचर डिमांड को कंट्रोल कर रहे हैं। पहले से हम सामान खरीद के रख रहे हैं, फ्यूचर को प्री डिटरमाइंड करके हम जो स्टोर कर रहे हैं स्टॉक्स को लाके, ताकि हमको बाद में दिक्कत ना हो, वेरिएशंस ना आए, मतलब हमें ज़रूरत हो और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल ही ना हो। कभी कभी क्या होता है कि कॉस्ट हाई हो जाता है मार्केट में उस टाइम पे, या फिर हमें तुरंत वो सामान नहीं मिल पाता, जिसके वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर पाता है। तो फिर फ्यूचर डिमांड है, उसके लिए हम इन्वेंट्री कंट्रोल को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, ताकि वेरिएशंस ना हो, हमारे पास जो स्टॉक है वो स्टोर रहे फ्यूचर डिमांड्स के लिए। दूसरा पॉइंट है टू एवरेज आउट डिमांड फ्लक्चुएशन ड्यू टू सीजनल और साइक्लिक वेरिएशंस, मतलब ताकि फ्यूचर में मान लीजिए कोई वेरिएशन हो गई हमें, जैसे कि अभी हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि जो ये पीपीटी वगैरह थी, इनकी जो ज़रूरत थी, पर्सनल प्रोटेक्टिव पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की ज़रूरत जो थी वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल पे थी। तो वहाँ पे मतलब मटेरियल्स की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे थे। तो मतलब जो फ्यूचर में जो वेरिएशंस हो उसको थोड़ा मतलब कट आउट करने के लिए ही हम फ्लक्चुएशंस और वेरिएशंस के लिए मतलब फ्यूचर डिमांड्स के बेसिस पे हम स्टॉक्स को स्टोर करके रखते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल में। थर्ड पॉइंट है टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट टाइमली, इफेक्टिवली, इफिशियंटली, स्मूथली एंड सेटिस्फैक्टरली। तो यहाँ पे ये एक तीसरा पॉइंट ये है कि हम इन्वेंट्री कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कस्टमर है, जो हमारा क्लाइंट है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको हम टाइम पे इफेक्टिवली, इफिशियंटली, हम स्मूथली हम उसको पूरा कर सकें। फोर्थ पॉइंट है टू स्मूथन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ताकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके लिए, जैसे कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे अगर इक्विपमेंट्स रहेंगे तो हम अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, स्मूथली अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू फैसिलिटेट इंटरमिटेंट प्रोडक्शन ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स ऑन द सेम फैसिलिटी। इसका मतलब ये है कि टू फैसिलिटेट इंटरमिटेंट प्रोडक्शन ऑफ सेवरल प्रोडक्ट ऑन द सेम फैसिलिटी, मतलब हम मतलब टाइमली जो है क्या कहते हैं लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सकें उसी सेम फैसिलिटी में जो हमको मिली हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है टू गेन इकोनॉमी ऑफ प्रोडक्शन और परचेज इन लॉट्स। नेक्स्ट ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ को बल्क में परचेज करते हैं तो वो सामान हमें थोड़ा कम रेट पे मिल जाता है। तो अगर हम 1 ईयर के लिए पूरा एक साथ स्टॉक परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम थोड़ा इकोनॉमिकली बेनिफिट गेन हो सकता है हमको। नेक्स्ट पॉइंट है टू रिड्यूस लॉस ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स। इसका मतलब ये है कि हमको जो लॉस हो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जो सामान अभी कम रेट में है वो कल ज़्यादा रेट में हो जाए। तो अगर हम इकट्ठे सामान परचेज कर रहे हैं तो वैसे भी हम इकोनॉमिकली बेनिफिट में ही रहते हैं। तो फ्यूचर में प्राइस बढ़ गया तो जो हमारा लॉस होगा उस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम इन्वेंट्री आइटम्स या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। अगर ज़्यादा मतलब मिसयूज होगा तब भी हमारा जो है क्या कहते हैं हम लॉस में जाएंगे। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या है कि मिसयूज भी नहीं होता आइटम्स का। कोई आइटम वहाँ पे जो है क्या कहते हैं सारे आइटम्स की एनालिसिस होती है, तो ये भी नहीं कि कोई आइटम खो गया, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है टू मीट द टाइम लैग फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। जैसे कि हमने एक टाइम पे ही फ्यूचर के लिए मंगवा के स्टॉक्स को रख लिया, तो ऐसा नहीं कि जब हमको ज़रूरत पड़ी तो आने में स्टॉक्स को आने में टाइम लग रहा है, तो उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्टेशन लैग होगा, जो टाइम लगेगा, उससे भी हम बच सकते हैं अगर हमने मतलब प्री डिटरमाइंड करके फ्यूचर के लिए इन्वेंट्री को कंट्रोल कर लिया तो। नेक्स्ट है टू मीट द टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। ऐसा भी कि किसी टाइम पे वो चीज़ जो है वो उसका प्रोडक्शन कम होने लगा है या फिर वो चीज़ उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो अगर हमने इन्वेंट्री कंट्रोल में फ्यूचर डिमांड्स के लिए पहले से ही सारे सामान को ला के रखा है, उसका मिसयूज़ नहीं हो रहा है, जितना हमें ज़रूरत है हम उतना ही यूज कर रहे हैं, तो जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन में या प्रोसेस में जो मतलब यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का यही मतलब है कि अगर पहले से हमने प्री डिटरमाइंड करके रखा हुआ है तो जो हमारा
प्रोसेस है, मतलब जो हमारा वर्क है जो ऑर्गेनाइजेशन में, उस वो टेक्नोलॉजिकली मतलब कांस्टेंट बेसिस पे काम करेगा, उसमें किसी भी तरीके का लैग नहीं आएगा। नेक्स्ट है टू बैलेंस वेरियस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सच एज ऑर्डर कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो जैसे कि हम फ्यूचर के लिए प्री डिटरमाइंड करके जो हम इन्वेंट्री को मतलब वो स्टॉक्स को परचेज कर रहे हैं, तो जो ऑर्डर करने के लिए जो कॉस्ट हमें देना पड़ रहा है और उसको सेटअप करने के लिए जो कॉस्ट देना पड़ रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है मतलब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, वो हम एक ही टाइम पे देंगे। तो इस वजह से अगर हम थोड़ा थोड़ा सामान करके बार बार ऑर्डर कर रहे हैं पूरे साल में जब ज़रूरत पड़ रही है, तो इसमें क्या होगा कि ऑर्डर कॉस्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, वो हमें ज़्यादा देने पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक कंट्रोल बना के रेगुलेट करके प्री डिटरमाइन करके फ्यूचर के लिए स्टॉक्स को ला रहे हैं और उनका मिसयूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मिसयूज़ होगा तो हमें ज़्यादा स्टॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जैसे कि हमने डिटरमाइन किया कि इतनी नीड है हमको, मतलब इतने आइटम्स की नीड है, उसके बाद क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में मिसयूज हो रहा है, इन्वेंट्री कंट्रोल सही से है ही नहीं, तो हमको क्या हुआ कि आइटम्स ख़त्म होंगे, हमें फिर से मंगवाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो ये ऑर्डर कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टू मिनिमाइज लॉसेस ड्यू टू डिटोरिएशन ऑब्सोलेंस डैमेज प्रीफ्रेज इटीसी। अगर हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल सही से है तो हमारा जो मतलब लॉसेस हैं, कोई भी चीज़ अगर डैमेज हो जा रही है, कोई भी चीज़ अगर डैमेज हो रही तो मतलब, या फिर वो मतलब टाइम पे रिप्लेस नहीं हो रही है, तो वो जो उसकी वजह से जो लॉस होगा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो ऑब्सोलेंसेस की वजह से, डैमेज की वजह से, प्रीफ्रेज की वजह से हमें लॉस होगा, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के थ्रू। To stabilize employment and improve lab our relations by inventory of human resources and machine efforts। यहाँ पे ये बताया गया है कि इन्वेंट्री कंट्रोल के थ्रू, मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल को जो है क्या कहते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपनी लैब्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ह्यूमन रिलेशंस को अच्छा कर सकते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के थ्रू। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेंट्री कंट्रोल, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल को अफेक्ट कर देते हैं। जैसे कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट, किस तरीके का प्रोडक्ट है, टाइप ऑफ मैन्युफैक्चर, किस तरीके से बनाया गया है, एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, और किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा। तो यहाँ पे ये 3 फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल को अफेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इसमें क्या है, इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मटेरियल। इन्वेंट्री कंट्रोल के थ्रू हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो मतलब मटेरियल्स की सप्लाई है वो रेगुलरली, एडिक्वेटली, इफेक्टली, एफिशिएंटली हो रही है। दूसरा है मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट। मतलब जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा है, सेम पॉइंट्स हैं, बस यहाँ पे ये है कि थोड़ा बहुत उसको सॉर्ट करके बता दिए, बाकी चीज़ें वही है। मतलब उसके थ्रू हम इन्वेंट्री कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर रहे थे, एक साथ ऑर्डर करके, मिसयूज़ नहीं होगा तो हमें बार बार ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा। दूसरा है फैसिलिटेट परचेजिंग इकोनॉमीज़। मतलब जैसे कि इकट्ठे हम कर रहे हैं तो हमारा जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमिकली हम बेनिफिटेड होंगे। नेक्स्ट वन है एलिमिनेट्स डुप्लीकेशन ऑन ऑर्डरिंग। जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल है, उसका इन्वेंट्री रजिस्टर है, तो हमको पता है कि हमारे पास क्या क्या आइटम्स हैं, हमने क्या ऑर्डर कर रखा है। अगर हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है तो हमको पता ही नहीं, हमने दोबारा से ऑर्डर कर दिया, तो यहाँ पे क्या डुप्लीकेशन हो गया ऑर्डर में। एक बार वो सामान आया, कोई सामान 2-3 बार आ गया और कोई सामान नहीं आया। अगर ढंग से इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं है तो ये हो सकता है, लेकिन अगर इन्वेंट्री कंट्रोल सही से है तो वहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर नहीं होगा। दूसरा है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल स्टॉक्स। जैसे कि हम सब जानते हैं, प्रोवाइड ए चेक अगेंस्ट द लॉस ऑफ मटेरियल। जैसे कि जितना सामान, ऐसा होता नहीं कि क्रैश कार्ड और जो इक्विपमेंट्स होते हैं, चेकलिस्ट होती है, इन्वेंट्री रजिस्टर होता है, उसमें हम चेक करते हैं कि क्या था और क्या अब नहीं है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा आइटम हमारा लॉस हुआ है। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट कॉस्ट अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ एज वी ऑल नो, enables management in cost comparisons, locates and disposes inactive obsolete store items। ये क्या होता है, इसके थ्रू क्या है कि हम आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं और मतलब जब हमें ज़रूरत पड़ सकती है जिस लोकेशन पे, वहाँ पे लोकेट कर सकते हैं।
कंसिस्टेंट रिलायबल बेसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वही इकोनॉमिकली बेनिफिट्स हो सकता है। Next, now we are going to see a very important part of this inventory control, that is classification of inventory। मतलब इन्वेंट्री को कई मतलब वेरियस टाइप्स हैं में क्लासीफाई किया गया, जैसे कि ABC, FSN, VED, बहुत सारे टाइप्स जिनको हम आगे देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल में पहला जो हमारा है वो है ABC, ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। अब देखते हैं कि ये होता क्या। दिस टेक्निक्स डिवाइड्स इन्वेंट्री इनटू 3 कैटेगरी। इस टेक्निक्स ने 3 में डिवाइड किया, जो कि है A, B एंड C बेस्ड ऑन देयर एनुअल कंजप्शन वैल्यू। ये किस पे ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल किस पे डिवाइड किया गया है कि एनुअली किस तरीके से वो उसकी जो कंजप्शन वैल्यू, किस तरीके का यूटिलाइजेशन है मटेरियल्स का, उसके बेसिस पे ABC में डिवाइड किया गया है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। दिस इज आल्सो नोन एज SIM, सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। This method is a means of categorizing inventory items according to the potential amount to be controlled. इस मतलब this method is means of categorizing inventory items according to the potential amount to be controlled. इसमें क्या है कि जो मटेरियल है उसको कैटेगरी दी है इन्होंने कि किस तरीके से, मतलब उस जो मतलब इसमें ये है कि कौन सा कितना अमाउंट लग रहा है किस आइटम्स को परचेज करने पे, उसके बेसिस पे ही ये कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब आइटम्स के बेसिस पे है कि कितना वो आइटम जो है, किस तरीके का आइटम वो मतलब यूटिलाइज हो रहा है, कितना यूटिलाइज हो रहा है, उसके बेसिस पे ये डिवाइड किया गया है। ABC एनालिसिस हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर फील्ड रिक्वायरिंग सेलेक्टिव कंट्रोल्स। यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ABC। जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, दिस मेथड इज मीन्स ऑफ कैटेगराइजिंग इन्वेंट्री आइटम्स अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल अमाउंट टू बी कंट्रोल। तो आगे देखते हैं हम कि इसमें क्या है, प्रोसीजर क्या है इन्वेंट्री कंट्रोल का। तो पहले क्या है, मेक द लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पे हम क्या देखने की मतलब ऑलवेज बेटर कंट्रोल में क्या है, हम देखेंगे कि 3 भागों में है ऑलवेज बेटर कंट्रोल करके। इसमें 3 भागों में आइटम्स को डिवाइड किया गया। आगे हम देखते हैं, मतलब यहाँ पे एक लिस्ट होगी सारे आइटम्स की जो इन्वेंट्री में होंगे। डिटरमाइन द एनुअल वैल्यूम ऑफ यूजेस एंड मनी वैल्यू ऑफ ईच आइटम। अगर हम नॉर्मली बात करें तो इसमें क्या होता है कि मतलब एक लिस्ट होगी आइटम्स की, दूसरी तरफ हम क्या मतलब एक लिस्ट है कि ये हमारी इन्वेंट्री है, ये सारी इक्विपमेंट्स हमारे किसी, मान लीजिए किसी वार्ड का मतलब एग्जांपल ले लेते हैं कि जो इक्विपमेंट्स हैं उस वार्ड में, ये उसकी लिस्ट है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा सामान एक साल में कितना यूज हो रहा है और कौन सा सामान कितना महंगा है। जैसे कि सिरिंजेस हैं तो कितनी यूज हो रही हैं, और उस वार्ड में सबसे ज़्यादा महंगा क्या है, हो सकता है वेंटिलेटर हो जो सबसे ज़्यादा महंगा हो, और सिरिंजेस होंगी जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही होंगी। तो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है। थर्ड पॉइंट है मल्टीप्लाई ईच आइटम्स एनुअल वैल्यूम बाय इट्स रूपी वैल्यू। मतलब कि जैसे सिरिंज है वो एक दिन में 500 सिरिंज यूज़ हो रही हैं किसी वार्ड में, तो उसको हम उसके रेट से डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए एक सिरिंज 20 रुपीज़ की है तो उससे डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूट ईच आइटम परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री इन आइटम ऑफ एनुअल यूजेस इन रुपी। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक साल में जैसे वो मतलब एक दिन का हमने निकाला 500 यूज़ हो रही हैं, 20 रुपीज़ है, फिर उसको डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम उस मतलब पूरे ईयर का डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक आइटम है वो टोटल एनुअली कितना यूज हो रहा है और कितने रुपीज़ उसमें लग रहे हैं। सेलेक्ट द टॉप 10 ऑफ all items which have the highest rupee percentage and classify them as A items। तो जैसे कि हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि एक दिन में कौन सा आइटम कितना यूज हो रहा है और वो कितने रुपीज़ का है। उसके बाद हमने देखा कि एनुअली कौन सा आइटम कितना यूज हो रहा है और वो कितने रुपीज़ का है। उसके बाद हमने क्या किया कि उसको मल्टीप्लाई किया, मतलब एनुअली कौन सा आइटम कितना यूज हो रहा है, कितने रुपीज़ का है। इससे जब हमने मल्टीप्लाई किया उसके बाद जो टॉप 10% आइटम हुए जिनमें सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है किसी डिपार्टमेंट, अगर हमने किसी वार्ड का लिया है तो मान लीजिए कि वेंटिलेटर है, टॉप 10% पे वेंटिलेटर हो गया,
इन सब चीज़ों में ज़्यादा कॉस्ट है, क्योंकि वेंटिलेटर महंगा मिलेगा। किसी भी वार्ड की बात करें तो वहाँ पे वो यहाँ पे ये बोले कि सेलेक्ट टॉप 10% ऑफ ऑल आइटम हुईच हैव द हाईएस्ट रुपी परसेंटेज एंड क्लासीफाई देम एज ए आइटम। मतलब सबसे ज़्यादा महंगा वेंटिलेटर है तो उसे हम ए में रख दे रहे हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, सेलेक्ट द नेक्स्ट 20% ऑफ आइटम विद देयर नेक्स्ट हाईएस्ट रुपी परसेंटेज एंड डेसिग्नेट देम बी आइटम। मतलब जो बाकी का 20% है, जो 10% है वो सबसे ज़्यादा महंगा है, 20% जो उससे कम महंगा है उसमें हम उसको रख रहे हैं और बी बोल रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 70% आइटम है जिनकी सबसे कम प्राइस में है उनको हम सी आइटम बोल रहे हैं। मतलब जैसे कि 70%, तो 70% आइटम जो सबसे कम रेट्स में, जैसे कि सिरिंजेस हो गई, हमारी निडल्स हो गई, और ये एनजी ट्यूब हो गई, फोलिस कैथेटर वगैरह हो गया, ये सब लेस प्राइस में है तो इन्हें हम 70% वाले आइटम में रख दिए। वेंटिलेटर वगैरह इन्हें हमने सी में रखा और वेंटिलेटर को हमने ए में रख दिया। उसके बाद जो बीच में आइटम्स है, जैसे कि जो हमारे और महंगी आइटम्स हो गए, जैसे कि इन्फ्यूजन पंप वगैरह हो गया, हमारा कार्डियक मॉनिटर वगैरह हो गया, जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो तो ए में आ जाएंगी। उससे छोटी मशीनें जिनकी हाईएस्ट कॉस्ट है लेकिन बीच में है, मतलब जैसे दवाएं, बहुत महंगी महंगी दवाएं हो गई, उन सबको हम बीच में रख सकते हैं। और जो सिरिंजेस, जो मतलब एग्जांपल के लिए मैं बोल रही हूँ, जैसे कि सिरिंजेस हो गए और जो बाकी आइटम्स जो बहुत ज़्यादा यूज होती है, बहुत सारी दवाएं बहुत ज़्यादा यूज होती है, उनको हम 70%, इसका मतलब सी वाले में रख देते हैं। तो ये था हमारा एबीसी। इसमें क्या किया, पहले हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वेंट्री की लिस्ट है उसको ले ली। उसके बाद हमने एक दिन में कितना यूज होता है और कितने रुपीज़ का है ये देखा। उसके बाद हमने देखा कि एनुअली वो कितना यूज होता है और कितने पैसे का खर्च आता है उस पर। उसके बाद हमने जब ये निकाला तो जो सबसे ऊपर 10% में जिनमें सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा था उनको हमने ए आइटम बोल दिया। उसके बाद 20% आइटम जिसमें ए से कम पैसा लग रहा था उसको हमने बी में रख दिया, और 70% आइटम जो सबसे लोवेस्ट रुपीज़ वैल्यू के थे उनको हमने सी में रख दिया। एडवांटेज क्या है एबीसी एनालिसिस के, हेल्प टू एक्सरसाइज सेलेक्टिव कंट्रोल। इसकी वजह से हम सेलेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं, जो महंगी चीज़ें हैं, कितना यूज हो रहा है किस चीज़ का, ये सब हम देख सकते हैं। गिव्स रिवार्डिंग रिजल्ट क्विकली, मतलब इसकी वजह से हम मतलब इन्वेंट्री में क्विकली हम एनालिसिस कर लेते हैं। हेल्प टू पॉइंट आउट ऑब्सलेट स्टॉक इजीली, इसकी वजह से हम ये पॉइंट आउट कर लेते हैं कि कौन सा स्टॉक है जो लेस अमाउंट का है और सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, उसको हम क्विकली फाइंड आउट कर लेते हैं। इन केस ऑफ ए आइटम्स केयरफुल अटेंशन कैन बी पेड एट एवरी स्टेप सच एज एस्टिमेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, परचेज, सेफ्टी स्टॉक, रिसीप्ट, इंस्पेक्शन, इशू, etc एंड क्लोज कंट्रोल इज मेंटेन। ये पॉइंट ये करा कि जो ए आइटम्स हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें हैं या फिर जो बहुत हाई कॉस्ट वाली चीज़ें हैं, उन पे हम ज़्यादा टेंशन दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनका यूज कम है लेकिन ये महंगी ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब यूज कम का मतलब जितना सिरिंज यूज होती है उतना वेंटिलेटर नहीं यूज होता ना। तो इस तरीके से जब हम वहाँ पे देख रहे हैं तो हम जो ए वाले आइटम्स हैं एबीसी कंट्रोल के थ्रू हम उनको स्पेशल अटेंशन और केयर दे सकते हैं, कितना स्टॉक चाहिए, इंस्पेक्शन उनका हम करवा सकते हैं। इन केस ऑफ सी आइटम्स रिकॉर्डिंग एंड फॉलो अप ETC मे बी डिस्पेंस्ड विथ और कंबाइंड, मतलब सी आइटम्स की रिकॉर्डिंग और फॉलो अप कर सकते हैं हम। हेल्प्स बेटर प्लानिंग ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब एबीसी कंट्रोल जो है वो हेल्प करता है बेटर इन्वेंट्री कंट्रोल को प्लान करने में। प्रोवाइड साउंड बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब एबीसी एनालिसिस की वजह से जो हम को साउंड बेसिस मिलता है, एक हेल्दी बेसिस मिलता है, फंड को एलोकेट कर सकते हैं, किया जा सकता है इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, और ह्यूमन रिलेशंस को ये अच्छा बनाता है। डिसएडवांटेज क्या है, प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स नीडेड, मतलब हमें पता होना चाहिए, हमको मतलब प्रॉपरली वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें सब कुछ प्रॉपरली स्टैंडर्ड मतलब स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा इसमें। दूसरा ये है कंसीडर्ड ओनली मनी वैल्यू ऑफ आइटम, सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक वो है कि ये केवल मनी वैल्यू को, मतलब वेंटिलेटर बहुत ज़्यादा महंगा है इसकी वजह से उस पर कंसंट्रेट कर रहा है, जो कि यहाँ पे देखना चाहिए कि कौन सा सामान कितना ज़्यादा ज़रूरी है, किन चीज़ों की ज़रूरत उस समय ज़्यादा है किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, ये मनी वैल्यू पे फोकस करता है एंड नेग्लेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ आइटम फॉर द प्रोडक्शन
प्रोसेस और असेंबली ऑफ फंक्शनिंग। वही चीज़ जो मैंने बोली कि ये मनी वैल्यू पे फोकस कर रहा है, ये नहीं फोकस कर रहा है कि उस आइटम की कितनी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग में कितना हेल्प कर रहा है, इस पर ये अपना मतलब ध्यान इसको ये कंसीडर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक रिव्यू बिकम्स डिफिकल्ट इफ ओनली एबीसी एनालिसिस इज रिकॉर्ड। मतलब हम पीरियोडिकली मतलब टाइमली नहीं रिकॉल कर सकते, क्योंकि एक बार हमने सेटअप कर लिया तो हमको पता है कि ये चीज़ें हाईएस्ट वैल्यू की हैं, इन्हें हमें स्पेशल अटेंशन देना है, ये हमें पता चल गया, तो उसमें मतलब उसको हम बार बार रिव्यू करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही इसमें। When other important factor make its obligatory to concentrate on the C item more, the purpose of ABC analysis is defeated। मतलब कि जब बाकी के फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि हमें कहते हैं कि हम C वाले पे ज़्यादा फोकस करें, तब ABC एनालिसिस हार जाता है। मतलब हार जाता है तब कि इसका कोई यूज़ नहीं दिखता है, क्योंकि C आइटम्स वो हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है। वो भले कम पैसे के हैं लेकिन मतलब उनकी नीड ज़्यादा होती है। जहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है वहाँ पे एबीसी एनालिसिस का यूज़ नहीं रह जाता। तो ये था एबीसी एनालिसिस। नेक्स्ट वन इज बीईडी क्लासिफिकेशन, वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। वाइटल इसेंशियल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द क्रिटिकली ऑफ द इन्वेंट्री। जैसे कि एबीसी किस पे था, वो था मनी वैल्यू ऑफ द आइटम्स। वीईडी किस चीज़ पे है, ये है कि क्रिटिकली कितना इम्पोर्टेंस है उस आइटम का, इस पे बेसिस है। जैसे वाइटल आइटम्स क्या हैं, इट्स शॉर्टेज में कॉजेस हैवोक एंड स्टॉप द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे में स्टॉक्ड एडिक्वेटली टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन। तो जो उसमें एबीसी में सी वाले हैं वो इसमें बी में, वो इसमें वाइटल में आ जाएंगे, और जो बी वाले थे वो ई में, और डिजायरेबल वाले जो हैं वो ए में जाएंगे। मतलब ये एबीसी का उल्टा समझ लीजिए आप, मतलब वो मनी वैल्यू पे है। यहाँ पे ये है कि कौन सा आइटम कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कितना ज़्यादा किस आइटम की ज़रूरत पड़ रही है उसके। तो वाइटल आइटम्स क्या हैं, वो आइटम जिनकी वजह से अगर जिनका शॉर्टेज किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है तो काम स्टॉप हो सकता है, या फिर जो इफेक्टिव या स्मूथली जो फंक्शनिंग कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन उसमें रिकॉर्ड बन सकता है अगर वाइटल्स आइटम्स की कमी हुई। तो इसमें आ जाएंगे जो हमने सी आइटम्स पढ़े थे एबीसी एनालिसिस में, मतलब नीडल्स हो गई, दवाएं हो गई जो नॉर्मल दवाएं होती हैं, और बाकी ये जितने कैथेटर्स होते हैं ये सब हो गया, तो इसमें ये आ जाएगा। Essential items, here reasonable risk can be taken. If not available, the plant does not stop, but the efficiency of the operation is adversely affected due to expending। इसका यही मतलब है कि जो वाइटल आइटम्स हैं इनके बिना अगर ये नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग है वो स्टॉप हो सकती है, उसके बिना काम नहीं हो सकता। क्योंकि अगर किसी हॉस्पिटल का काम लीजिए तो उसमें सारे पेशेंट तो ऐसे आएंगे नहीं कि जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, लेकिन 70% 80% पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें बीगो, नीडल, इन सब दवाओं की ज़रूरत होती है। तो हमें वाइटल आइटम्स हमारे लिए वही होंगे। एसेंशियल आइटम्स वो होते हैं जिनके बिना ऑर्गेनाइजेशन का काम तो स्टॉप नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से हम इफेक्टिवली फंक्शन कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे स्कोप हो गए, इंडोस्कोप, ये सारे हो गए, जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हो गई, जो मशीनें हो गई, जिनके बिना हम डायग्नोस ही नहीं कर पाएंगे तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। फिलहाल तो हम मतलब वो होता नहीं है कि थोड़ा मतलब संभावना के बेसिस पे या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रोसीजर तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन प्रॉपरली डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। तो इनके लेकिन काम चलता रहेगा, उतना इफ़िशिएंटली नहीं होगा लेकिन काम चलता रहेगा। उसके बाद तो डिजायरेबल आइटम्स हैं, इट्स नॉन अवेलेबिलिटी डज नॉट स्टॉप द वर्क बिकॉज दे कैन बी इजीली परचेस्ड फ्रॉम द मार्केट एंड व्हेन नीडेड दे मे बी स्टॉक वेरी लो और नॉट स्टॉक। तो डिजायरेबल आइटम्स ये हैं कि जैसे कि वेंटिलेटर हो गया, फिर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, वेंटिलेटर तो नहीं, जैसे कि और बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनके बिना काम तो नहीं स्टाफ होगा, क्योंकि पेशेंट को रेफ़र कर दिया जाएगा या फिर कुछ भी, इनको मार्केट से ख़रीदा जा सकता है लेकिन इसके बिना काम स्टॉप नहीं होगा। तो ये था हमारा बीईडी एनालिसिस। इट इज़ यूजफुल इन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज etc। मतलब यहाँ पे हम बीईडी एनालिसिस कैन बी बेटर यूज्ड विद द एबीसी एनालिसिस इन द फॉलोइंग पैटर्न। जैसे कि यहाँ पे है बी डी आइटम्स हैं, ये ऊपर बी, और ये ई आइटम्स हैं,
और ये नील स्टॉक मतलब डी आइटम्स हैं। उसके बाद हमने देखा कि ए बी सी हो गया साइड में। तो ए आइटम्स जो हमने पढ़े थे उसमें क्या था कि मनी पे, ये क्या है, कांस्टेंट, रेगुलेट एंड फॉलो अप। ए आइटम्स मतलब ए आइटम्स क्या है, कांस्टेंट, कंट्रोल एंड रेगुलेट, फॉलो अप की ज़रूरत होती है। मॉडरेट स्टॉक होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और उसके बाद जो बी आइटम है ये भी मॉडरेट स्टॉक होगा। उसके बाद जो मतलब यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इन्होंने, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो वाइटल आइटम्स हैं उनकी जो ज़रूरत होगी वो कांस्टेंट मतलब कंट्रोल एंड रेगुलेट फॉलो अप करेंगे, और मॉडरेट स्टॉक होगा ऐसा बोला है। और जो मतलब ए वाला का जो है कांस्टेंट एंड रेगुलेट फॉलो अप, बी का जो मॉडरेट स्टॉक होगा, और जो सी है उसका स्टॉक हाई होगा, क्योंकि वो मतलब यहाँ पे कम पैसे का बोल के हुआ है, जो 70% जिनमें कम पैसे लगा वो हैं, जबकि वाइटल आइटम्स में हाई स्टॉक्स की ज़रूरत होगी। उसके बाद ई आइटम्स इन्होंने बोला है, जैसे कि हमारा जो बी आइटम है उसमें क्या हुआ है कि हमको मॉडरेट स्टॉक की ज़रूरत होती है और मॉडरेट कास्ट भी होता है उसका, और मतलब उसके बिना मतलब काम, ई इसेंशियल वाले में क्या है कि उसके बिना काम रुकता नहीं है लेकिन इफिशिएंटली नहीं होता है। और डी आइटम्स जो है डिजायरेबल, जिनका जो स्टॉक होता है डिजायरेबल के अकॉर्डिंग उसमें स्टॉक उतना ज़्यादा नहीं होता है, नील स्टॉक बोल रहे हैं। उसके बाद जो बी आइटम की बात अगर करें तो वो वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, अगर बी आइटम की बात करते हैं तो मतलब जो 20% कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्ट मतलब मॉडरेट कास्ट के आइटम्स होते हैं, और इनको हम इसेंशियल आइटम्स बोल सकते हैं। और सी आइटम वाला जो है उनको हम डिजायरेबल आइटम बोल सकते हैं, और ए वाले को हम वाइटल आइटम्स बोल सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं एफिशिएंट एनालिसिस। तो एफिशिएंट एनालिसिस में क्या है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग, मतलब यहाँ पे कौन सा आइटम कितना यूज़ में लिया जा रहा है, कितनी जल्दी जल्दी वो मूव कर रहा है, इसके बेसिस पे है। मतलब कितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन किस इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट का हो रहा है उसके बेसिस पे है। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ इशू फ्रॉम स्टोर्स, इज़ यूजफुल इन कंट्रोलिंग ऑब्सोलेंस, मतलब कौन सा स्टॉक कितनी जल्दी जल्दी स्टोर से इशू करवाया जा रहा है और यूटिलाइज हो रहा है। डेट और ऑफ रिसीप्ट और लास्ट डेट ऑफ इशू which ever is later is taken to be determined the number of months which has lapsed since the last transactions। इसका जो प्रोसेस उसमें ये है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि किस डेट पे वो आइटम आया है और किस डेट पे वो आइटम इशू हुआ है, और जो आइटम्स बाद में लिया गया है और कितने नंबर ऑफ मंथ में कितनी बार लिया गया है, इसके बेसिस पे ही इन्होंने इसको डिवाइड किया है। जैसे कि हमें पता चलेगा फास्ट मूविंग ना, कि अगर बार बार वो जो है इशू करवाया जा रहा है सामान, इसका मतलब वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कौन सा सामान कम इशू करवाया जा रहा है वो कम, कौन सा सामान महीने में 1-2 बार इशू करवाया जा रहा है उसका मतलब वो कम यूज़ हो रहा है। कोई सामान अगर महीने में कई बार यूटिलाइज मतलब इशू करवाया जा रहा है स्टोर से, इसका मतलब वो ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है। और जो बहुत ही कम हो रहा है, बहुत कम, उसे हम नॉन मूविंग में रखते हैं। दी आइटम आर एनुअली ग्रुप्ड इन पीरियड्स ऑफ 12 मंथ, मतलब एनुअली कौन सा आइटम कितनी बार स्टोर से इशू करवाया जा रहा है, कितनी बार वो रिसीव करवाया जा रहा है, उसके बेसिस पे ही हम इसमें फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग डिवाइड कर रहे हैं। इट हेल्प्स टू अवॉइड इंस्ट्रूमेंट्स इन नॉन मूविंग और स्लो आइटम्स। इट आल्सो यूजफुल इन फैसिलिटेटिंग टाइमली कंट्रोल, मतलब जैसे जो नॉन मूविंग आइटम्स हैं उनका परचेजिंग हम कम करेंगे तो ये हमें टाइम को भी बचाता है। मतलब टाइम को बचाने का मतलब ये है कि हम उसको टाइमली कंट्रोल कर रहे हैं ना। नॉन मूविंग हमारे में बहुत कम यूज हो रहा है, मतलब वो नील के बराबर यूटिलाइज हो रहा है, तो हम उसको टाइमली कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि नॉन मूविंग वाला स्टॉक ज़्यादा ला के रख लिया, रखें हम, ऐसा नहीं है। हमें पता है कि ये कुछ सामान जो हैं वो बहुत कम यूज हो रहे हैं, तो उसे हम बहुत कम लेकर आएंगे। फॉर एनालिसिस द इशू ऑफ आइटम इन पास्ट 2 और 3 मंथ्स और कंसीडर, मतलब 2-3 महीने में कौन सा आइटम कितने बार इशू करवाया गया उस पर कंसीडर करते हैं। इफ़ देयर आर नो इशू ऑफ एन आइटम ड्यूरिंग द पीरियड इज एन आइटम, अगर कोई मतलब यहाँ का जो प्रोसेस अब समझ में आएगा आप लोग को कि फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग क्या है।
जैसे कि हम देख रहे थे ना, मैं आपको बार बार कह रही थी कि कितनी बार वो इशू हो रहा है। तो जैसे कि पिछले 2-3 महीने का रिकॉर्ड लेते हैं, उसमें कौन सा आइटम कितनी बार इशू हुआ है। अगर पिछले 2-3 महीने में अगर कोई आइटम किसी भी बार एक भी बार इशू नहीं हुआ है, इसका मतलब वो एन आइटम है, नॉन मूविंग आइटम है। देन अप टू द सर्टन लिमिट से 10 to 15 इशू इन द पीरियड इज एस आइटम। अगर 10 से 15 बार वो 2-3 महीने में कोई सामान इशू करवाया गया है, जैसे कि यहाँ पे हम स्कोपी मतलब स्कोप वगैरह, इंडोस्कोप ये सब, या फिर कुछ मशीनें हैं, इन्फ्यूजन पंप वगैरह, इसको ले सकते हैं। तो ये हमारी स्लो मूविंग में आ गई। उसके बाद दी आइटम एक्सीडिंग सच लिमिट नंबर ऑफ इशूज ड्यूरिंग द पीरियड आर एफ आइटम। मतलब जो बहुत बार मतलब बार बार जो सामान इशू हो रहा है स्टोर से, वो है फास्ट मूविंग आइटम। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो सामान पिछले 2-3 महीने में हम कंसीडर करते हैं, अगर उसमें कोई सामान एक भी बार इशू नहीं हुआ है तो वो एन आइटम है। अगर कोई सामान 10 से 15 बार इशू हुआ है तो वो एस आइटम है। और कोई सामान जो बार बार इशू हो रहा है वो हमारा फास्ट मूविंग आइटम है। द पीरियड ऑफ कंसिडरेशन एंड द लिमिटिंग नंबर ऑफ इशू वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू मतलब ये मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा आइटम नॉन मूविंग है, स्लो मूविंग है, फास्ट मूविंग है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरिएशंस पाई जाती हैं इसमें। तो ये था हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ABC में क्या है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, जो कि मनी वैल्यू पर डिपेंड है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो सामान हाईएस्ट कॉस्ट का है, 10% सामान जो ज़्यादा कॉस्ट के हैं उनको A में, और 20% जो मॉडरेट कॉस्ट के हैं उनको B में, और जो 70% लोवेस्ट वैल्यू है कॉस्ट की उसको हम C में रख रहे हैं। फिर VD में क्या कर रहे हैं कि जो आइटम्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं उनको हम वाइटल आइटम्स बोल रहे हैं, जिनके बिना ऑर्गेनाइजेशन का काम रुक सकता है। दूसरे जो आइटम जिनके बिना ऑर्गेनाइजेशन का काम तो हो सकता है लेकिन उतने इफेक्टिवली नहीं हो सकता, उसको हम इसेंशियल आइटम्स बोल रहे हैं। और डिजायरेबल आइटम्स वो हैं जिनके डिजायर तो है लेकिन उनके बिना भी काम हो जाता है, उसके बिना भी ऑर्गेनाइजेशन का काम रुकता नहीं, उसे हम डिजायरेबल बोलते हैं। मतलब इफिशिएंटली काम नहीं हो रहा, उनके बिना काम हो जा रहा है, वो इसेंशियल आइटम है। डिजायरेबल आइटम ये है कि जिनकी हमें कभी कभी ज़रूरत होती है, वो डिजायरेबल आइटम। उसके बाद FSN में क्या है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग। तो जो आइटम ये इसमें हम 2-3 महीने में कंसीडर करते हैं कौन सा आइटम कितनी बार इशू हुआ है। जो एक भी बार इशू नहीं हुआ तो वो नॉट N में है, और जो 10 से 15 बार वो S कैटेगरी में है, और जो बार बार इशू हुआ वो F आइटम है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।